जी। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहां तक कर लिए कंप्लीट। आइए, हमारा अगला कहता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। आइए शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी से, रात भी ज्यादा हो गया, 12:22 हो चुका, थोड़ा नींद भी आ रही है। आइए जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कहता है भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, यानी वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड हो। देख, समझ में नहीं आया या आया उसका मतलब नहीं, देखिए और इससे भी आसान सुनिए। देखिए एकदम आसान शब्दों में सुनिए, कुछ नहीं याद रखना, भूल ही बड़ी भाषा को, बस इतना याद रखना। क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य का अर्थ होता है, आप लोग ऐसे दिमाग लगाना, भाज्य का अर्थ होता है भाजन। अब भाजन को हम लोग कहते हैं बंटवारा। बंटवारा, भाज्य का अर्थ होता है भाजन, भाजन का अर्थ होता है बंटवारा। अब बताइए, बंटवारा क्या कभी दो आदमी या एक आदमी के बीच, नॉर्मली दो आदमी के बीच होता है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग दिमाग लगाया ना, क्या बंटवारा कभी एक दो आदमी के बीच होगा? जब घर में बहुत सारे आदमी की संख्या होती है तब हम लोग उसमें क्या अलग करते हैं, बंटवारा करते हैं। यानी आज से याद रखना कि भाज्य का अर्थ होगा बंटवारा। अब बंटवारा में एक आदमी नहीं होगा, बहुत सारा आदमी होगा। तो यहाँ पे आदमी, हम लोग तो आदमी कर रहे नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, यानी हम लोग कहेंगे नंबर, यानी बहुत सारा नंबर होगा। यानी जब बहुत सारा नंबर होगा ना, तब हम लोग उसको कहेंगे भाज्य। यानी हम लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे कि भाज्य ना कभी एक वो संख्या नहीं होगा, यानी उस संख्या के अंदर ना बहुते संख्या आएगा, यानी उसके अंदर बहुते आदमी आता होगा, यानी बहुते नंबर आता होगा, तब हम उस संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या। यानी भाज्य का अर्थ होता है भाजन, भाजन मीन्स बंटवारा। बंटवारा कभी दो नंबर या एक नंबर के बीच नहीं होता है, यानी उसके अंदर कंफर्म है कि बहुत सारा नंबर आएगा। यानी कंफर्म है कि भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होगी जिसका, यानी ये जो परिभाषा कह रहा है वो कंफर्म है कि एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। तो अगर सर एक से ज्यादा उसका क्या होगा, तो एक से ज्यादा उसका गुणनखंड होगा। एक से ज्यादा गुणनखंड कहने का अर्थ हुआ यानी वो एक से ज्यादा नंबरों से क्या होगा, विभाजित होगा, यानी भाग लगेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, कोई भी संख्या ले लूं मैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं एक से, एक, आइए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको क्या कहता है कि अगर ये संख्या एक से ज्यादा, यानी खुद से और दूसरे से, अच्छा इसको छोड़िए, क्या याद करना, देखिए ना क्या कहता है, वैसी संख्या जो एक और खुद से के अलावा दूसरे से विभाजित हो। मैं अगर ले लूं दो के, देखिए क्या कहता है कि दो एक ऐसी संख्या है, दो, एक तो एक से कट जाएगा, सही है, एक से कट जाएगा, दूसरा दो खुद से कटेगा। तो ये एक से भी कट रहा और खुद से भी कट रहा है। अगर मैं पूछूं क्या तीन से कट रहा है, तो नहीं सर, तीन से नहीं कटेगा। क्या चार से कटेगा, नहीं कटेगा। पांच से कटेगा, नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जो एक और दो, यानी एक और खुद के अलावा दूसरे से ना कटे, तो हम ऐसी संख्या को भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, यानी दो हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अगर मैं बोलूं चार, तो देखो इधर एक से कट रहा है, जी सर जी, ये खुद से भी कट रहा है, यानी एक से भी कट गया, जी हाँ, खुद से भी कट गया, हाँ, दोनों से भी विभाजित हो गया। अगर मैं बोलूं दो से, तो जी हाँ सर, दो से भी विभाजित होगा। अगर मैं कहूँ 6 से तो नहीं हुआ, मैं कहूँ 5 से तो नहीं हुआ, मैं कहूँ 7 से तो नहीं हुआ। तो सिर्फ इतना याद रखना, अगर किसी संख्या का गुणनखंड, यानी अगर कोई संख्या एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, यानी उसका कम से कम 3 हुआ, कम से कम 3 गुणनखंड मिल जाए, यानी कम से कम 3 संख्याओं से कट जाए, कम से कम 3, दो से नहीं। अगर दो से हुआ तो वो भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर वो कम से कम 3 संख्या से भी कट गया, देखिए ये सबसे नहीं कट रहा था, अगर कम से कम 3 संख्याओं से भी कट गया, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए ना, मोटे अक्षरों में मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या जो होने वाली है 3। अब देखिए आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझा देंगे। देखिए पहले सुनिए, यहाँ पे हम लोग देख गए कि 4 क्या है हमारा भाज्य संख्या। अगर मैं ले लूं 6, तो 6 हम लोग देखते हैं कि ये एक से भी कट जाता है, ये खुद से भी कट जाता है, ये दो से भी कट जाता है, ये 3 से भी कट जाता है। अब देखिए 3 से ज्यादा है, यानी 2 से अगर ज्यादा रहा, 2 3 4 5 6 कुछ भी रहा, एक से ज्यादा उसका दो से ज्यादा गुणनखंड रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। यानी हमारा 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है। मैं अगर 8 ले लूं तो वो भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मैं अगर 10 ले लूं तब भी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। मैं अगर 12 ले लूं तब भी क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या होगा। मैं अगर 15 ले लूं तब भी होगा। मैं अगर 17 18 भी हो जाएगा हमारा, 19 नहीं होगा, 20 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, जी 21 हो जाएगा। क्योंकि 21 देखिए ना, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। 22
सर 22 हो जाएगा सर, क्योंकि देखिए ना 22 हमारा 2 से भी कट रहा है, 22 हमारा 11 से भी कट रहा है, 22 हमारा 1 से भी कट रहा है, और 22 हमारा खुद से भी कट रहा है। बस दिमाग में मेरे भाई इतना याद रखना कि सर कम से कम ना 3 संख्या से कट जाए, कम से कम अगर वो 3 संख्या से कटे, एक वो 1 से, दूसरा वो खुद से, और तीसरा किसी और से, 4 बार कटे 5 बार कटे उससे मतलब नहीं है। अगर एक से ज्यादा बार विभाजित हो गया ना तो उसको कहेंगे हम लोग भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका एक से ज्यादा गुणनखंड हो हम लोग उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। आइए हमसे पूछता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर यानी सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं सर कि 2 तो था नहीं, 2 तो था नहीं सर, 3 भी नहीं था, क्योंकि 3 सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है। कंफर्म है कि ये हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। अगर एक और से कट जाता है, खाली एक और से कट जाता तो कंफर्म है 3 बीच में आ जाता। लेकिन सबसे छोटा आपसे पूछा तो सबसे छोटा क्या होगा, 4 होगा। और सबसे बड़ा अपरिभाषित बच्चा जानता है कि सबसे बड़ी कोई भी संख्या बताना पॉसिबल नहीं है। आइए अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा दिमाग लगा लीजिएगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी। तो एग्जाम में बैठ के दिमाग लगा लेना या घर पे खुद से बना लेना नोट्स। बस आप भाज्य संख्या को इतना जाना कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। बस इतना याद रखना कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। सुनिए फिर से इसको एक बार और समझाते थे। कहता है भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मैं कोई सा भी भाज्य संख्या ले लूं, मान ले 8। ये जो ऐसे करके लिखते हैं ना हम लोग, ऐसा तोड़ के लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से मैथ में बनाने की विधि को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि पहले हम लोग 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, यानी स्टार्टिंग से। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 2 से। अब वैसे नहीं 8 से है, एक 8 एक कमा, तो ये बनाने का विधि नहीं है। अभाज्य गुणनखंड कहता है पहले 2 से भाग दे, फिर 3 से दे, फिर 4 से दे, फिर 5 से दे, ना कटे तो 6 से, ना कटे तो 7 से, एंड सो ऑन। यानी इससे ना काटा तो इससे ना काटा तो इससे। जब हम लोग 2 से इसको भाग देंगे तो 2 चौके 8 होगा। 2 से कट रहा है अभी, जब तक कटेगा 2 से वब तक काटते रहेंगे इसको। 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कट गया, हो गया विचार खत्म। अब देखिए 8 का हम लोग ये लिखते हैं गुणनखंड, तो आके 8 के कितने गुणनखंड है, 1 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड। तो सर यहाँ पे 8 क्या था, 8 एक भाज्य संख्या था। अगर भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो कितनी है, देखिए यहाँ पे कहते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे कितना आया, 4 आया। जैसे कोई और भाज्य संख्या ले लीजिए आप, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये 2 दूना 4 ऐसे 12 गुणनखंड कीजिएगा ना इसका, तो आएगा 2 गुने 2 दूना 4, यहाँ पे आएगा 3। जैसे करके देख लीजिए यहाँ पे, अगर मैं दूं यहाँ पे 12, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 छक्के 12, और यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6। तो आप 2 से तो 3 कटने वाला नहीं है, तो जो 2 से नहीं कटेगा उसको किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे 3 एकम 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3। यानी आप कोई सा भी भाज्य संख्या उठा लीजिए, कोई सा भी उठा लीजिए, कंफर्म है कि उसका ना या तो 3 आएगा या तो 3 से ज्यादा उसके गुणनखंड आएंगे। 3 या तो 3 से ज्यादा गुणनखंड आएंगे जब उसका आप क्या कीजिएगा, भाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होगा कि या तो आप वो वाले मेथड से बनाइए कि 1 से ज्यादा पहाड़ा से कट जाए कोई संख्या, अगर 1 से ज्यादा पहाड़ा से, यानी वो या तो खुद से कटे और 1 से कटे, और या दूसरे से कट गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। या तो हम लोग ये दिमाग लगा लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अगर 3 से ज्यादा गुणनखंड आए, या तो 3 आया गुणनखंड या तो 3 से ज्यादा, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। बोर्ड में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, इसलिए हम लोग यहीं तक करते हैं इसको। आइए हम लोग आते हैं इसका अगला टाइप यानी अभाज्य संख्या पे, जब तक कि आप लोग याद कर लीजिए नोट्स। तो आइए ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बस ये दोनों पढ़ने के बाद वीडियो कर देंगे हम लोग क्लोज। आइए कहता है अभाज्य संख्या। हम लोग भाज्य संख्या देख गए कि वैसी संख्या जिसमें जिसका 1 से ज्यादा गुणनखंड हो, अर्थात वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी कम से कम 3 पहाड़ों से कट जाए, तो वो 1 से, दूसरा वो खुद से, और तीसरा किसी और से, तो वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। अब इसमें लग गया है इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। वो था हमारा कंपोजिट नंबर और ये है प्राइम नंबर। तो आइए देखते क्या कहता है। कहता है वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसका जस्ट उल्टा है। वो था एक और खुद के अलावा दूसरे से कट जाए, और ये एक और खुद के अलावा दूसरे से नहीं कटे, यानी एक तो या तो ये एक से कटे और दूसरा खुद से कटे, तो हम लोग ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग एग्जांपल देखते हैं एक, तो एक कैसे है देखिए ना, एक तो पहला है कि एक तो ये खुद से कटेगा, और ये एक से कटेगा, यानी हम लोग एक को अभाज्य संख्या, यानी अगर हम चाहे तो एक को अभाज्य संख्या कहेंगे कि नहीं कहेंगे, थोड़ा डाउट है मुझे, 1 सेकंड भाई साहब जी। तो बस 2 मिनट दिल थाम करके और बैठ जाए, बस वीडियो को कर देंगे यहीं पे क्लोज। आप कहना सर 2 मिनट कर करके पूरा क्लास ही दिखवा रहे हैं, बस प्लीज 2 मिनट और देख लो एक बार। आइए देखिए क्या कहते हैं इसको, अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। देखिए ना, उसका जस्ट अपोजिट है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी और संख्या से कटे। और ये उसका जस्ट उल्टा कहेगा, वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद के अलावा दूसरे से ना कटे, यानी जो एक से कटे और खुद से कटे, वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। यानी वही वाला है ना कहानी कि अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। तो ये अपना ये अंजलि है और अंजलि का वार्षिक है अभाज्य संख्या। यानी वो खुद के या तो वो अंजलि का आशिक रहेगा और या तो अंजलि खुद रहेगी, दूसरा उसके बीच में कोई नहीं आने वाला। समझ जाइएगा, वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर मैं बोलूं एक, तो सर इसमें क्या था कि इसमें उसका था कि कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। और इसका याद रखना, कम से कम ना इसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी कम से कम 2 नंबर से कटना चाहिए। जैसे मैं कहूं एक, तो सर एक तो केवल एक ही से कटेगा। अब जबरदस्ती नहीं कहेगा कि एक एक से कटेगा, एक और खुद से कटेगा। भाई एक एक से भी कट रहा है और एक खुद से भी कट रहा है, यानी एक एक ही से तो कट रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि एक का कितना गुणनखंड है, तो सर एक का 2 ही गुणनखंड है। लेकिन अभाज्य संख्या का रिस्ट्रिक्शन कहता है कि कम से कम 2 से कटना चाहिए। जैसे 2 देखिए, तो 2 एक तो एक से कट रहा है, पहली संख्या ये, पहला गुणनखंड ये और दूसरा ये, एक एक से और एक खुद से। तो वैसी संख्या को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 3 एक तो एक से कट रहा है और दूसरा 3 से कट रहा है, यानी एक और खुद से कटेगा, तो हम लोग वैसी संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। यानी एक ना तो भाज्य संख्या है और एक हमारा अभाज्य संख्या भी नहीं होगा। तो इसको नोट कर लेना, स्टार नहीं महा स्टार मार के एमबीबीआई में, कि एक ना तो हमारा भाज्य संख्या है और एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि गजब का कॉन्सेप्ट है ये। एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना तो हमारा अभाज्य संख्या है। आइए, तो हमारे यहाँ से निष्कर्ष निकला कि सर हमारा 2 3 और 4 होगा क्या? नहीं, 5 5 जी होगा सर। 5 6 नहीं, 7 जी सर। 8 9 9 नहीं, 9 नहीं होगा। 10 नहीं, 11 जी हाँ। 12 नहीं, 13 जी। 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 जी। 18 19 हाँ 19 हमारा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बोर्ड में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसता। हाँ, सिर्फ कॉमन सा क्वेश्चन जैसे ये कि एक हमारा भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो पता चल ही गया होगा कि एक ना तो हमारा भाज्य और ना ही अभाज्य। लेकिन आपसे पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो कहिएगा सर सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर पूछे ना, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा क्या होगा? 2। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि सबसे छोटा, यानी सम विषम में फंसा के पूछेगा कि सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन है। वो बात कर रहे हैं हम भाज्य संख्या की। ऐसे देखिए कैसे पूछेगा, अगर सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन है, तो याद रखिएगा 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या के साथ साथ सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या है। आइए आपसे फिर पूछता है सबसे बड़ा क्या होगा, तो वही अपना प्यारा सा अपरिभाषित। और 2 अंकों की पूछे तो 11, और 2 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछे तो आप फाइंड कर लेना। आइए हमारा अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या। तो देखिए क्या कहते हैं सहअभाज्य संख्या, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। कहता है अगर दो संख्या का ऐसा युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, यानी दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं ले लो अगर 1 और 2, वैसे भी याद रखिएगा दो लगातार संख्याओं का ना एचसीएफ हमेशा 1 होता है। माइंड में सेट कर लीजिए, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और जिस किसी का भी एचसीएफ 1 होगा हम लोग उसको कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे मैं लिख दूं अगर 3 4, तो कंफर्म इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। मैं लिख दूं अगर 5 6, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। मैं लिख दूं अगर 6 और 7, इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। यानी वैसी दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, तो हम लोग ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देख लीजिएगा, मैं अगर निकाल दूं ... etc, तो ये तो हो गया तुक्का विधि से। मैं अगर निकालू 1 और 2 का एचसीएफ, तो 1 और 2 का एचसीएफ हम लोग 2 मेथड से जानते हैं। अगर मैं 1 को 2 से भाग दूं तो कितना होगा? 1 को 2 मरतबा देने के बाद 2 0 0, तो ये अपना क्या रहा? एचसीएफ। ये जो साइड वाला क्या होता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ यहाँ से कितना निकला?
HCF बराबर यहाँ से 1 निकला। HCF निकालने का एक और तरीका होता है कि मैं इसको ऐसे भाग दूं कि मैं पहले दोनों का क्या करूं, मैं पहले दोनों का गुणनखंड तोड़ लूं, अभाज्य गुणनखंड, 2 तो 2 एक कम 2, इसको लिखूं 1 बराबर, फिर लिखूं 2 बराबर, तो 1 गुने तो 1 ही आया और ये 2 गुने 1 आया। फिर दोनों का जोड़ा पुराएंगे, जितना जोड़ा पड़ा तो जोड़ा कितना पूरा 1, तो फाइनली लिख देंगे हम लोग HCF बराबर यहाँ पे 1। आइए एक और एग्जांपल से समझाएंगे देते हैं अच्छे से। आइए दूसरा क्या था, मान लिया अगर हम लोग मान लिया थोड़ा लंबा वाला ले लेते हैं, 8 और 9, 8 और 9। आइए इसका हम लोग करते हैं दोनों मेथड से इसका ये निकाल लेते हैं। मान लिया अगर हम 8 को 9 से भाग दिए, 8 और 9 है तो 8 को हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 एक कम 8, तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और फिर क्या है यहाँ पे फिर ये उतार देंगे। HCF ये वाले मेथड से उम्मीद करते कि आता होगा। देखिए ये वाला HCF क्या कहते हैं, पहले भाग दे दीजिए और 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे जैसे इससे ये वाले से छोटा जब भी आ जाए, ये वाला यानी यहाँ पे जो भी रहेगा उससे अगर ये छोटा आ जाए तो इसको बीच में उतार दीजिएगा। हाँ अगर इससे ये बड़ा रहता है, मान लीजिए 9 रहता ना, मान लीजिए बड़ा रहता तो एक बार और भाग देते, तब तक भाग देते जब तक इससे छोटा ना हो जाए। तो ये पहाड़े से ये छोटा हो गया अर्थात 1 है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसके बीच में डाल देंगे। अब देखिए 1 से इसको भाग देंगे तो 1 अट्ठे कट जाएगा, 8 0 0 तो कट गया। तो हमारा HCF बराबर क्या होगा, ये वाला जो होता है ना, ये साइड वाला, यही साइड वाला क्या होता है HCF, हमारा HCF कितना है, HCF बराबर कितना हुआ 1। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड बच्चा वाला मेथड जो हम लोग सीखते हैं कि 8 9 का HCF कैसे निकालेंगे, तो पहले 8 का गुणनखंड तोड़ लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, उसके बाद 9 का गुणनखंड को तोड़ लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कहता है कि पहले 2 से दे, फिर 3 से दे, 2 से न लगा तो 3 से, तो 3 से जाएगा 3 3 9, 3 कम 3, और फिर वही बच्चा वाला मेथड 8 बराबर देखिए कितना है गुणनखंड, 2 2 2 गुने 1, और इसका कितना है 9 बराबर 3 गुने 3। अब हम लोग देखेंगे जोड़ा पुराएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप इसे बना रहे हो तो हम लोग जोड़ा पुराएंगे। अगर जोड़ा पुर गया और उन जोड़ों में से एक जोड़ा निकाल देंगे, इसका ऐसे होगा तो मुझे दिख रहा होगा कि यहाँ से जोड़ा हो रहा किसी का नहीं पुर रहा है, लेकिन अगर मैं एक पुरा दूं यहाँ पे तो एक का जोड़ा पुर रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ से HCF बराबर 1, यानी जिन संख्याओं का जोड़ा पुरता है उनका HCF वही होता है। उनसे एक संख्या को निकाल दीजिएगा, अगर 2 2 का जोड़ा पुरता है तो यहाँ पे 2 होता। जैसे उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आगे समझ में कि इसका HCF क्या होगा 1, यानी 2 लगातार संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। तो या तो आप उसको देख लीजिए कि लगातार है कि नहीं, या तो आप ऐसा दिमाग लगाइए तो हम दोनों का क्या निकालेंगे HCF। जैसे मैं कुछ संख्या दे रहा हूँ, आप उसका बताइएगा। जैसे मैं ले लूँ अगर एग्जाम्पल 12 और 14, तो हम लोग देख लेंगे कि 12 और 14 लगातार है, तो पहले तो ये दोनों लगातार नहीं है, यानी कंफर्म है कि ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं होगा। दूसरा दिमाग हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग 12 को 14 में भाग दे देंगे, हम लोग इसका HCF निकाल रहे हैं, तो 12 एक कम 12, 4 में से 2 गया 2, 1 में से क्या 0। अब देखिए इससे छोटा आ गया, तो हम अभी बताएं कि जब भी छोटा मिलने लगे, जब भी इससे छोटा आए इसको क्या कर देना, इसमें ये वाले को इसके अंदर पैक कर देना। तो ये हो गया, तो 2 छक्के 12 और ये हो गया अपना कट गया। तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है HCF, यानी इसका HCF कितना है, HCF बराबर 2। और वो बच्चा वाले में तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से आप बना के देख लेना, कंफर्म है इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा। आइए तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपका डाउट पूरा क्लियर हो चुका होगा कि इसका HCF 2 आया है, अर्थात ये वाला संख्या हमारा सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर नहीं है। यानी वैसी संख्या का जोड़ा जो लगातार हो तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, और वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए हम लोग जितना भी पढ़े ना उसका एक वन शॉट, यानी जब इन तीनों वीडियो में, जो ये अपना तीसरा वीडियो, ऐसे पहले वाला दोनों वीडियो हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या फैक्ट हमको समझ में आया, आइए उसको देख लेते हैं एक बार। नोट में लिखा है, कहता है 0 1 पूर्ण संख्या। तो सब लोग जानते हैं 0 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन भूल गए होंगे, इसलिए याद रखिएगा कि 0 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। याद रखिएगा ये जितना भी नोट्स है ना, आप अगर कितना भी स्टडी कर लीजिएगा तो आपके माइंड में कंफर्म के नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ से उम्मीद आपको लग जाएगा कि ना सर ये याद करना जरूरी था, क्योंकि यही सब कॉन्सेप्ट छोटा क्या ना, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत दिक्कत करता है आगे जाके, इसलिए इसको याद करते चलना कि 0 एक ऐसी संख्या पूरा क्या ना नंबर। अभी वास्तविक संख्या को ऐसा पढ़ो ना कि 10वीं क्लास का या किसी भी बोर्ड का या किसी भी एग्जामिनेशन में कोई सा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होना कंफर्म फंसी जाए। आइए कहता है कि 0 एक पूर्ण संख्या है, और अगला कहता है प्राकृतिक संख्या कभी भी, याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या ना हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, 1 से अनंत तक, तो वैसी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो कहता है प्राकृतिक संख्या ना कभी भी भाई 0 नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, और ना ही दशमलव में होगा, ना 0 ना माइनस ना दशमलव में नहीं हो सकता है। आइए अगला कहता है
पूर्ण संख्या ना कभी माइनस में नहीं होगा, याद रखना पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होगा, ना कभी दशमलव में होगा। तो बस इतना याद रखना कि पूर्ण संख्या कभी माइनस में, अगर कोई पूछे आपसे कि -4 क्या है तो कहेगा पूर्ण नहीं है, अगर पूछे पूर्ण है तो बोलना नहीं है, अगर 4.8 क्या पूर्ण है तो बोलना नहीं है। यानी पूर्ण संख्या कभी भी दशमलव और माइनस में नहीं होता। अगला कहता है पूर्णांक संख्या माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है, सॉरी कुछ और बोल दिया मैंने, पूर्णांक संख्या दशमलव में नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या माइनस में हो सकता है और प्लस में हो सकता है। अगर क्या -4 हाँ पूर्णांक संख्या +8 हाँ पूर्णांक संख्या, -10 पूर्णांक संख्या, तो जी हाँ। अगर वही पूछ दे कि 8.4 क्या पूर्णांक संख्या, तो नो बॉस नो, क्योंकि दशमलव में पूर्णांक संख्या कभी भी पॉसिबल नहीं है। आइए यानी यहाँ से पता चला कि ना तो प्राकृतिक संख्या, ना तो पूर्ण संख्या, ना तो प्राकृतिक संख्या, ना तो पूर्ण, ना प्राकृतिक, ना पूर्णांक, यानी दशमलव में वो कभी नहीं होने वाला। यहाँ से हिंट्स मिल गए। देखिए ना, कोई संख्या पूछे क्या पूर्ण इसमें दशमलव में होगा, नहीं, पूर्णांक दशमलव में होगा, नहीं, सम दशमलव में होगा, नहीं, क्या विषम दशमलव में होगा, तो कभी नहीं। आइए आप क्या कहता है अगला, कहता है सम संख्या दशमलव में नहीं हो सकता है लेकिन माइनस में हो सकता है। बॉस याद रखना कि सम संख्या ना, अगर आपसे पूछे -4 सम संख्या है तो अगर 2 देख लेना, 2 से विभाजित हो रहा है तो जी बॉस हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्या कहेंगे, यानी सम संख्या का मान माइनस में हो सकता है। आइए सेम रूल इसी तरीका है, जैसा सम संख्या ना वैसा विषम संख्या भी, लेकिन लिखे होंगे एंड विषम संख्या सेम रूल, यानी विषम संख्या भी कभी दशमलव में नहीं होगा लेकिन माइनस में हो सकता है। याद रखिएगा 0-1 सबसे गजब का रूल, एमबी में मान जितने स्टार मान इसको, 0-1 सबसे छोटा, 0-1 सबसे छोटी सम संख्या है। अगला कहता है अगर प्रथम इन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो ये बॉस SW मिलने वाला है, सब मैं नहीं करके दूंगा। अगला कहता है प्रथम इन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, और ये भी रहने वाला है SW। तो आपको फाइंड करके आना है, क्वेश्चन लिखेगा प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या के योग निकाल के लाना है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या का योग निकाल के लाना। दूसरा क्वेश्चन ये कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग आपको निकालना है, सॉरी दोनों में मैंने वर्गों का योग लिख दिया, घनों का योग निकाल लीजिएगा, घनों का योग। और अगला निकाल लीजिएगा प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। ये था फर्स्ट वीडियो का जो मैंने बताना भूल गया था। आइए तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक हो गया होगा समझ में। प्लीज आप बोरिंग मत फील करना, थोड़ा आप यूट्यूब है थोड़ा अलग तो फील करना पड़ेगा। अब क्लास तो नहीं है मैं कि मुझे दिला के पढ़ाऊँ, हंसी करूँ, मजाक करूँ, अभी यूट्यूब है। चलिए तो मिलेंगे अगले इसी जुनून के साथ। कहना यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके रखिए, बस अगले वीडियो का आने का इंतजार कर लीजिए। मैं खुद इतने लेट से वीडियो बनाता हूँ, इतने लेट से शूट करता हूँ कि आप लोग पूरा कंफर्म है कि यहाँ तक तो कंप्लीट के रखे रहिएगा। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए।